Just for kids. अस्सलाम वालेकुम किड्स। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी को तंगी आ जाए तो उसको चाहिए कि एक छोटा जानवर ख़रीदे, उसे बड़ा करे और बेच दे, तो इससे उसकी तंगी दूर हो जाती है। हम सब लोगों को जानवरों का एक एज होती है जो बहुत शौक़ होता है पालने का, और हम लोगों को खेलना पसंद होता है एनिमल से। कुछ बुरे बच्चे भी होते हैं जिनको जानवरों को अजियत पहुंचा के खुशी मिलती है, बट हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम भी अच्छे बच्चे थे जब छोटे थे। तो आप आज हमें बताइए कि आप लोगों के क्या नाम है और आपका फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद गर्ल्स। My name is Sakina Azim and my favorite pet animal is rabbit. रैबिट, ओके। मेरे पास भी रैबिट था बट मर गया वो बेचारा। आप बताइए। My name is Sayyid Masuma. My favorite pet animal is parrot. पैरट, ओके। मैंने कभी नहीं पाला पैरट। My name is Media Batul and my favorite animal is cat. कैट, कैट मेरी भी बहुत फेवरेट है, बहुत क्यूट होती है नहीं? आप बताइए। मुझे बहुत पसंद है कैट। My name is Siddika Taira. जी, कौन सा जानवर पसंद है आपको सिद्दीका? Pigeon. पिजन पसंद है आपको? हाँ, एक्चुअली पिजन का फ़ायदा क्या पता है? उसको हमें पेट रखना नहीं पड़ता, खुद ही घर में आके रह जाता है खिड़कियों में इधर उधर, राइट? अच्छा है। आप बताइए। My name is Mohammad Jawad and my favorite animal is a rabbit. रैबिट, ओके। काटा है कभी रैबिट ने? मेरा रैबिट काटता था। उनको दीजिए। My name is Musa and my favorite animal is lion. लायन, एक्चुअली ना दुबई में लायन भी पेट रखते हैं, ठीक है? शेख लोगों को ना बहुत पसंद होता है लायन पेट रखना। आप बताइए। My name is Sayyid Amir. My favorite pet is rabbit. रैबिट, ओके। रैबिट तो जीत रहा है यहाँ पर वो असल रेस में हार गया था। आप बताइए। My name is Asghar Azim and my favorite pet animal is owl. अब क्योंकि आपने आउल का जिक्र छेड़ दिया है तो मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूँगी कि आउल जो है ना ये बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है। पहले ना ये ह्यूमंस के साथ रहता था, ह्यूमंस के दरमियान एज अ पेट रहता था, लेकिन वाक़या करबला के बाद इसने जो है तो रूइंस में यानी खंडरों में और अंधेरों में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वाक़या करबला के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और आज हम देखते हैं कि कोई भी आउल को पेट नहीं बनाते हैं, जबकि एक वक्त था ये पेट बर्ड्स हुआ करते थे, लाइक पैरट, लाइक पिजन और व्हाटएवर बर्ड्स। ठीक है, तो आज हम स्टोरी अपनी शुरू करते हैं। ये हम बात करने वाले हैं जानवरों के बारे में कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक हमको दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा पहुंचाता है। कैसे? लेट्स बिगिन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है। वाक़या करबला से पहले बहुत कम वाक़े मिलते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो करबला से पहले के हों, लेकिन जितने भी मिलते हैं वो उनकी शख्सियत, उनकी हस्ती के बारे में बताते हैं कि वो कैसे करीम इब्ने करीम थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बार अपने बेटे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और अपने भाई जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा मदीना के आउटस्कर्ट्स पर बाहर कि एक बहुत बड़ा सा गार्डन है जहाँ पर एक आदमी बैठा है जो ग़ुलाम मालूम होता है, और उसके सामने एक कुत्ता बैठा है। अब वो आदमी क्या कर रहा है? वो रोटी तोड़ता है, एक निवाला खुद खाता है, एक निवाला कुत्ते को देता है। हम इंसानों के साथ नहीं शेयर करते, वो कुत्ते के साथ शेयर कर रहा था खाना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुक कर खड़े हो गए उसे देखने के लिए कि ये क्या कर रहा है, और फिर उसने जो है तो पूरी जितनी भी उसकी 3-4 रोटियां थी उसने ऐसे ही शेयर करके खाया एक कुत्ते के साथ। एक निवाला खुद खाता है, एक निवाला कुत्ते को देता है। और फिर उसके बाद जब पूरा ये खाना उसका फिनिश हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके पास गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ये तुम क्या कर रहे थे? तो उसने क्या जवाब दिया आपको पता है? उसने कहा कि ये खुदा की मखलूक है और मुझे जो है तो शर्म महसूस हुई कि मैं इसके सामने खाना खाऊं, और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई कि ये भी भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, और भूख का एहसास जिस तरह मुझे हो रहा है इसे भी हो रहा है। तो मैंने इसके साथ अपनी रोटी शेयर कर ली और मैंने इसको आधा खिलाया, ख़ुद मैंने आधा खाया।
तो इमाम को उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी, इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो उस शख्स ने बताया कि ये जो बाग है, ये जो गार्डन है, मैं इसका केयर टेकर हूँ, मैं इसकी देख रेख करता हूँ, माली हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल गार्डनर। तो इमाम ने कहा ठीक है, अपने मालिक को बुलाओ। तो फिर उसके मालिक को बुलाया गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तुम इस ग़ुलाम को फ़रोख्त करोगे? उस ज़माने में ये बहुत आम सिस्टम था कि लोग जो है तो ग़ुलाम को ख़रीदा और बेचा करते। आज तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। वॉर्स हुआ करते थे, उसके बाद जो कंट्री हार जाती थी उनके मर्दों को ले आके यहाँ ग़ुलामी में बेचा जाता था। तो ये अरब में और आई थिंक पूरी दुनिया में ये एक बहुत ही कॉमन कल्चर बना हुआ था, ट्रेडिशन बना हुआ था। एनीवे, तो इमाम ने पूछा तुम इसे बेचोगे? तो उसने कहा कि क्योंकि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, आप मौला अली के बेटे हैं, वैसे तो मुझे इस ग़ुलाम को नहीं बेचना था, लेकिन क्योंकि आप मुतालबा कर रहे हैं इसीलिए मैं उसे बेचूंगा। फिर इमाम ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। फिर इमाम से उसने कहा कि आप इसका क्या करेंगे, क्या वजह थी जो आपने इसको ख़रीदा? तो उसने कहा कि असल में इमाम हुसैन ने ये जवाब दिया कि इसने बहुत ही नेक काम किया। जो ये रोटी खा रहा था, इसने अपने कुत्ते को भी वो रोटी दी और उसके साथ शेयर कर रहा था। तो उस ग़ुलाम ने कहा कि ये अक्सर ऐसा करता है कि ये जो है तो इसके आसपास कोई भी जानवर भटक रहा होता है, कभी कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो ये उसके साथ अपना खाना शेयर करता है और मैंने इसको इस बाग की देखरेख के लिए ही ख़रीदा था। तो इमाम ने कहा क्या तुम ये बाग फ़रोख्त करोगे? तो उसने कहा ठीक है, फ़रोख्त कर दूंगा। इमाम ने उससे बाग भी ख़रीद लिया और फिर उन्होंने क्या किया, इस बाग को उस ग़ुलाम को हदिया कर दिया, गिफ्ट। यानी अब तक जो ग़ुलाम था एक केयर टेकर था, अब वो उस बाग का मालिक बन गया। यानी हम देख सकते हैं कि उसकी इतनी छोटी सी नेकी इमाम को इतनी पसंद आई कि उसको दुनिया में तो इमाम ने बाग दिया ही दिया। सोचो जब अल्लाह उसको नवाजने पर आएगा इस नेकी के लिए तो उसको आखिरत में भी इसकी जज़ा मिलेगी, आखिरत में भी इसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे हम लोगों को क्या लेसन मिलता है किड्स? वाओ, ठीक है, सब बताएंगे। आप बताइए पहले सकीना। हमें इससे ये लेसन मिलता है कि अगर हमारे पास कोई भी जानवर आता है तो हम लोग कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे भगा देते हैं। हम लोग को वो जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। राइट, हम लोगों को जानवरों के साथ भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। स्पेशली चलते चलते उनको किक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत होती है लात मार देते हैं जाते जाते, नहीं करना चाहिए। आप बताइए। हमने ये लेसन सीखा कि जो बच्चे जो है एनिमल्स को इग्नोर करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स भी एक तरह के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। राइट, क्या वो गुलाम एक बच्चा था? नहीं, वो एक आदमी था। राइट, यानी बड़ों के लिए भी है कि बड़ों को भी नहीं करना चाहिए। आप बता रही थी? हाँ, आप बताइए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जो हम लोग खा रहे होते हैं और दूसरे को भगा दिया हमने, नहीं तुम हम लोग मेरे सामने ना बैठो, मैं खाऊंगा अकेले। जी, अक्सर ऐसा होता है। मालूम है, हम कभी ढाबे पर खाने जाते हैं तो क्या होता है पता है, बिल्ली आके बैठ जाती है या कुत्ता आके बैठ जाता है तो हम लोग शू 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 करके उसको हटाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कई बार पता है जब हम होटल एक्चुअली खाने जाते हैं हमारा खाना काफ़ी सारा बच जाता है, तो एक्चुअली तो हमें ये करना चाहिए कि हड्डियाँ, राइस, रोटी, जो कुछ भी आपने बचाया वो देखिए जो होटेलियर्स होंगे वो उसको डस्टबिन में डालेंगे। इससे बेटर ये है कि आप ले जाके खुद ही किसी कुत्ते या बिल्ली के आगे डाल दें तो एटलीस्ट वो खा लिया करेंगे। बॉयज़ आप बताइए। मैं असगर से स्टार्ट करती हूँ। जी असगर। जैसे कोई गरीब आता है, हम लोग से पैसे मांगता है और हम लोग ने उसको थोड़े से दिए तो फिर वो थोड़ी देर बाद दूसरों से मांग के भूल जाता है। और अगर हम लोग ने कोई जानवर आया हम लोग ने उसको दिया, वो हम लोग को हमेशा याद रखता है। क्या बात कही है असगर आपने, बहुत सही। एक्चुअली इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है कि इंसान के साथ नेकी करो इंसान भूल जाता है, लेकिन कुत्ता या कोई भी जानवर के साथ नेकी करो वो याद रखता है। जैसे पता है कई बार ऐसा होता है कि जिस कुत्ते को हम हमेशा रोटी डालते हैं और कभी हम पर मुसीबत आती है ना, ये कुत्ता बचाने आता है हमको रोड पर कि क्योंकि हम लोगों ने इसको रोटी डाली थी। ये ज़्यादा वफादारी जानवरों में पाई जाती है। वेरी गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट था। जी आमिर आप बताइए।
इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हम लोग को खाना जानवरों के साथ भी शेयर करना चाहिए और जानवरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली हम लोगों को बिल्कुल भी भगाना तो नहीं चाहिए। बुरा सलूक की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। जो बुरा सलूक करते हैं वो बच्चे तो बहुत ही बुरे होते हैं, ख़राब बच्चे होते हैं। हम लोगों को उनके साथ खाना तक शेयर करना चाहिए। जी मूसा, आप बताइए। उसने उस कुत्ते को रोटी दी, मौला हुसैन ने खुश होकर उसको एक गार्डन गिफ्ट कर दिया। और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग एक इंसान के साथ रोटी शेयर नहीं करते। एग्जैक्टली तो हम जब सोचिए हम अगर किसी इंसान के साथ नेकी करेंगे तो आज हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमें खुश होके क्या क्या नहीं दे देंगे। क्या हमारे कोई काम अटके पड़े होंगे, कोई हमारे पर मुश्किल होगी वो हट जाएगी। और उस ज़माने में तो क्योंकि देखिए इमाम सामने होते थे तो सामने सामने गिफ्ट दे दिए करते थे। लेकिन अब इमाम ज़माना तो पर्दा गैब में है, तो वो गैब से हमारी मदद करते हैं। हमारे ऐसे काम ऐसे बन जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि काम कैसे बन गए। कौन बनाता है वो काम? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करते हैं ये, कि पीछे से हमारी मदद हो जाती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। और उसने कुत्ते के साथ रोटी शेयर की तो उसको इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। अगर हम लोग ने इंसान के साथ रोटी शेयर करी तो कितना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। एग्जैक्टली, वेरी राइट मूसा, आई अग्री। यूजुअली लोग जो जानवर होते हैं उनको ख़राब खाना दे देते हैं, जो मतलब फ्रिज में रखा सड़ जाता है या तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छा खाना उनको देना चाहिए। जैसे बच गया थोड़ा सा तो दे दिया, अच्छा जी जी, नहीं, आई विल अग्री विद योर पॉइंट, बट एट द सेम टाइम देखिए हमारे फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी ख़राब नहीं होता है। वो बासी खाना ज़रूर होता है पर वो ख़राब नहीं होता, वरना वो फ्रिज में नहीं होता, वो डस्टबिन में होता। और जानवर तो डस्टबिन से भी खा रहे होते हैं। तो हमारे फ्रिज का खाना इज़ बेटर देन डस्टबिन का खाना। तो डेफिनेटली हमको वो खाना भी, येस ऑफ कोर्स, आपके पास फ्रेश फूड है, बचा है, आपने दे दिया तो ठीक है, लेकिन फ्रिज का खाना भी फेंकना नहीं चाहिए, ना ही वो ख़राब होता है। हम लोगों को वो जानवर को ज़रूर देना चाहिए। ओके किड्स, हमने क्या सीखा कि हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे? तो हम लोगों को जानवरों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। जैसे हम अल्लाह की मखलूक हैं वैसे ही ये जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं। और अल्लाह की मखलूक को खुश करने वाले, अगर हम अल्लाह की मखलूक को खुश करते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होता है, राइट। तो आप लोग अब सारे मतलब आई मीन सारे जानवरों को तो नहीं कर सकते, बट आपके आसपास जो जानवर हैं आप उनको फीड करेंगे, ठीक है? यस। वेरी गुड। स्ट्रे कैट्स हो, स्ट्रे डॉग्स हो, बट हाँ खुद को भी बचाना है। कभी कभी ज़्यादा खाना डालने दो तो वो लोग जम करते हैं, काटने आते हैं। ठीक है, देखते हैं कि निशाद गजाला आपके लिए कौन से इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हैं और क्या आप उनके जवाब दे पाते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम टीम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हम 2 राउंड्स करेंगे, जनरल नॉलेज एंड दीनी क्वेश्चंस, और आपको मुझे दोनों राउंड्स में करेक्ट आंसर्स देने हैं। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद गर्ल्स नाउ। ओके, सो गर्ल्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर जीके राउंड इज, हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स डू वी हैव? मासूम आप बताएंगी? जी बताइए। 17। वेरी गुड, 17। और किड्स, आपको पता है नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं? जी आप बताइए सकीना। नेशनल सिंबल्स वो होते हैं, वो कुछ सिंबल्स जो हमारी कंट्री नेशनली जो फॉलो करती है, मतलब जो सिंबल्स नेशनली हम लोग अपनी कंट्री के मानते हैं उन्हें नेशनल। ओके, यस। सो नेशनल सिंबल्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री किड्स। याद रहेगा ये सबको? ओके किड्स, हमने रिसेंटली इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है। याद है वो किसी को क्या है? ओके, सबको पता है? बताइए ज़रा, आप मुझे सब एक साथ बताइएगा। रिपब्लिक डे। वेरी गुड। अब मुझे कोई बता सकता है रिपब्लिक डे को क्या स्पेशल है, क्या हुआ था रिपब्लिक डे में? जी मूसा, आप बताइए। लॉ बना था। लॉ बना था, वेरी गुड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी को। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच एवरी इंडियन नीड्स टू नो। ठीक है किड्स? याद रहेगा सबको ये? Yes. ओके, सो नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। आप मुझे बताइए, what is our national flag called as? जी असगर, आप बताइए। तिरंगा। वेरी गुड, तिरंगा।
और आपको पता है तिरंगा किसने डिज़ाइन किया था? मैं आपको बताती हूँ, पिंगाली वेंकैया ने हमारा तिरंगा डिज़ाइन किया था. So now let's move to girls. Girls, your question is, when was National Anthem of India sung for first time? इंडिया का जो नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है ना, जना गना मना, वो फर्स्ट टाइम कब पढ़ा गया? जी मासूमा, आप बताइए. 15th August. No, this is wrong. Any other chance? So your options are 27 December 1911, 1911, 14th August 1947. अब मैंने बहुत सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए. दिस क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स. ठीक है गर्ल्स, बताइए. 14th August 1947. नो, अगेन दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शंस के बाद भी नो, वी आर नॉट पासिंग दिस क्वेश्चन. इट्स ओके गर्ल्स, आई अंडरस्टैंड. आप लोग ट्राई कर रहे हो, बट यू नो वी ऑल मेक मिस्टेक्स. देयर इज़ नथिंग टू वरी. मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ. करेक्ट आंसर है 27 दिसंबर 1911. ठीक है. और यू नो कहाँ पढ़ा गया था फर्स्ट एवर टाइम? इन कैलकाटा सेशन. और ओरिजिनली जो हमारा जन गण मन है ना, ये बंगाली में लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम हिंदी वर्जन में ही बनाया ऑन 24 जनवरी 1950. ठीक है. वी ऑल आर इंडियंस. Yes. वी ऑल आर प्राउड टू बी इंडियंस. Yes. सो हमें इंडिया की हिस्ट्री और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना चाहिए. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज. आप मुझे बताओ, नेशनल इक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. जी आप बताइए मूसा. टाइगर. टाइगर. इक्वेटिक. इक्वेटिक का मतलब पता है? टाइगर तो वाइल्ड लाइफ का हो गया ना. वाटर. एक्सीलेंट असगर. टाइगर तो वाइल्ड लाइफ का हो जाएगा. वाटर यानी कि एनिमल दैट इज रिलेटेड टू वाटर, जो पानी में रहता हो. अच्छा, मैं आपको कह रही हूँ ना, ट्राई करो, डोंट गेट स्केयर. इसका मतलब ये नहीं आप ट्राई में भी सब गलत गलत ही मुझे आंसर्स बता रहे हो. डॉल्फिन. वेरी गुड. डॉल्फिन. डॉल्फिन इज नेशनल इक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. और पता है इसको गंगा रिवर, उसमें डॉल्फिन हैज़ बिन डिक्लेयर एज अवर नेशनल इक्वेटिक एनिमल. ठीक है. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू गर्ल्स. This question is for you all. Now you all tell me, highest waterfall in India. अच्छा ठीक है, मैं बता दूं आपको. Okay. So the highest waterfall in India is Kunchikal waterfall. और you know उसकी height क्या है, उसकी feet क्या है? That is 1493 feet. यानी कि काफ़ी ऊंचा है वाटरफॉल वो. ठीक है. तो किड्स, इसके साथ हमने जी के क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड किया है कंप्लीट. और वी हैव टू मूव टू द सेकेंड राउंड, दैट इज दीनी क्वेश्चंस. अब सो दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दीनी राउंड इज फॉर बॉयज. आप मुझे बताइए, 5वें इमाम हज़रत मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की विलादत किस हिजरी में हुई? एनी गेस? जी आप बताइए. 54 और 56 हिजरी. नो, दिस इज द लास्ट ऑप्शन. किसी और को ट्राई करना है? नो ऑप्शन. ऑप्शन. ओके, सो ऑन डिमांड आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन. हिजरी 61, हिजरी 55, हिजरी 57. शायद 55. इनकरेक्ट. रॉन्ग. सो सेकेंड ऑप्शन भी आपने वेस्ट कर दिए. आई विल गिव यू द आंसर. अच्छा, गर्ल्स को एक बार पूछ लेते हैं. आपको पता है? 57. आपको पता है गर्ल्स? जी आप बताइए. हिजरी 57. वेरी गुड. 57. आई नो हम लोग जो है ईयर फॉलो करते हैं आजकल, तो हम लोग हिजरी वगैरह में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. मैं इसको बहुत सिंपल कर देती हूँ किड्स आप लोगों के लिए. इमाम का इमामत पे कितने नंबर पे मर्तबा है? 5th. गुड. जब हम 14 मासूमीन
काउंट करते हैं तो उनका कितने नंबर पे उनका मर्तबा आता है? 7. याद रहेगा 5 7 इक्वल्स टू, अगर हम उसको एक साथ करेंगे तो 57. तो ये याद रखिए, दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत किस हिजरी में हुई है? 57. मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इज़ कि उनकी विलादत 57 हिजरी में हुई और उनकी जो टोटल ईयर ऑफ एज थी ना वो भी 57 ही थी. तो इस नॉलेज से हमको, अगर आप ये कैलकुलेशन रखेंगे ना, इससे दोनों चीज़ें हमारे लिए सिंपल हो गई है. उनकी हिजरी भी जब वो पैदा हुए और उनकी एज, टोटल एज क्या थी वो भी, दो चीज़ हमारी एक सिंपल क्लैरिटी इससे हो जाएगी. ठीक है? ओके. सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, गर्ल्स. हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जी आप बताइए सकीना. उम्मुल बनीन. वेरी गुड, उम्मुल बनीन. लेकिन उनका एक्चुअल नेम, ओरिजिनल नेम क्या था? ये उनके अलकाब है, टाइटल है ये उनका. किसी को उनका रियल नेम पता है, ओरिजिनल? किसी और को ट्राई करना है? बॉयज़, आपको पता है? बताइए. बीबी फातिमा कलाबिया. गुड. तो बीबी का अलकाब में आता है उम्मुल बनीन और उनका नाम है फातिमा कलाबिया, क्योंकि वो कलाबिया एक बनी कलाब, जो कलाब है ना एक ट्राइब है, वो उससे बिलोंग करती थी, इसलिए उनको फातिमा कलाबिया कहते थे. और उनके डैडी का नाम, मतलब उनके वालिद का नाम था हाजिम, तो उनको फातिमा बिनते हाजिम भी कहते हैं. ठीक है? ओके. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़. हज़रत अब्बास की नस्ल किस औलाद से चली? गर्ल्स को पता है? दे दूं क्वेश्चन? पास. अमीर, आपको ट्राई करना है? यस. जी बताइए. जनाब फजल. ओके. गर्ल्स, आपको पता है? जी बताइए. अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला. अब्दुल्ला. ऑल आर इनकरेक्ट. आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर इज उबैदुल्ला. हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की नस्ल जिस औलाद से चली उनका नाम था उबैदुल्ला. ओके. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स. 1 रजब को हम किस इमाम की विलादत सेलिब्रेट करते हैं? जी आप बताइए सकीना. मौला तक़ी अलैहिस्सलाम. 1 रजब. नो, रॉन्ग. जी मासूम, आप बताइए. मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम. वेरी गुड. अब याद रहेगा सकीना, 5वें इमाम की बर्थडे, विलादत को हम 1 रजब को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है? तो ये हमने हमारा क्विज राउंड ख़त्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया. ठीक है? तो चलिए किड्स, मुझे दीजिए इजाज़त. हमने क्विज राउंड कंप्लीट किया इसी लास्ट क्वेश्चंस के साथ. आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह. और तब तक के लिए तो किड्स, हमारा क्विज राउंड हुआ कंप्लीट. आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह. लेकिन आप कहीं नहीं जाइए. नीलम आ रही हैं सेगमेंट 3 अमेजिंग फैक्ट्स में कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स के आखिरी मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. जिस तरह हमारे लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी यूरोपियन कंट्री आइसलैंड की, अ कंट्री विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फायर एंड आइस की, उसी तरह आज हमारे सेगमेंट में हम एक ऐसी कंट्री की बात करने जा रहे हैं जो कि यूरोपियन कंट्री तो है, लेकिन इस कंट्री को द सनीएस्ट कंट्री कहा जाता है. एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री का द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, या यूँ कहें कि वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड इस कंट्री में ही पाई गई थी. तो आप में से कोई जानता है कि ये कंट्री कौन सी कंट्री है? आप जानती है सकीना? यस, इट्स ग्रीस. श्योर? यस. Right. It's Greece. Greece is often considered as world's first democracy. और अगर हम ग्रीस की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो ग्रीस में सबसे पहले जो लोग सेटल हुए थे उन्हें एथेंस कहा जाता था. तो जो एथेनियन डेमोक्रेसी सिस्टम है, इट डेट्स बैक टू 5th सेंचुरी. यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये कितने ज़मानों से चला आ रहा है. और ये सबसे पहले हमें कहाँ देखने मिला? ग्रीस. वेरी गुड. ये हमने सबसे पहले ग्रीस में देखा. ग्रीस को सनीएस्ट कंट्री भी कहा जाता है और यहाँ पूरी कंट्री में तकरीबन
250 दिनों तक आप सन को देख सकते हैं, यानी यहाँ पे सनी डेज ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ 3 सीजन ज़्यादा मशहूर हैं, विंटर्स, समर्स एंड रेनी। वेरी गुड, रेनी सीजन। तो वहीं अगर हम बात ग्रीस की करें तो यहाँ पर ग्रीस में तकरीबन 250 डेज ऑन एन एवरेज आपको सन देखने मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के पॉपुलेशन की तो यहाँ की तकरीबन 98% पॉपुलेशन एथनिक ग्रीक्स की है, जो यहाँ पर ज़मानों से रह रहे हैं और यहीं सेटल हुए हैं। अच्छा, आप में से कोई जानता है कि यहाँ का कैपिटल क्या है? हम हमारे हर सेगमेंट में जब कंट्रीज़ लेते हैं तो हम उनके कैपिटल्स डिस्कस करते हैं, राइट? तो अगर हम बात करें यहाँ के कैपिटल की, यहाँ के दारुल हुकूमत की, तो यहाँ का कैपिटल क्या है? एथेंस। एथेंस। श्योर? यस। राइट। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस और यहाँ की कैपिटल सिटी में तकरीबन ग्रीस की 40% यानी 40% पॉपुलेशन रहती है। मूसा, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। राइट, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। उसी तरह अगर हम बात करें एथेंस की तो ग्रीस की 40% तक 40% तक जो आबादी है वो एथेंस में यानी यहाँ के कैपिटल में रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है जिसे इकारिया कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसे ब्लू जोन माना जाता है। आप कुछ पूछना चाहते हैं मूसा? ब्लू जोन क्यों कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ब्लू जोन्स क्या होते हैं और इकारिया को ब्लू जोन क्यों कहा जाता है? इकारिया को ब्लू जोन इसलिए कहा जाता है और ब्लू जोन्स ये होते हैं जहाँ पर लोगों का जो लाइफ स्पैन होता है, उनकी जो हयात होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ताकि यहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी होती है, यहाँ के लोग अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग करते हैं एक्सरसाइज? यस। वेरी गुड। हम तमाम को एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए और फिट रहना चाहिए। जिस तरह हमने बात की ग्रीस की, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और यही वजह है कि यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा किड्स, आप हमें ये बताइए, अगर आपको कहीं घूमने ले जाया जाए तो आप लोगों को क्या देखना पसंद है? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी कि यहाँ के एनिमल्स कौन से हैं, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ लोग सुंदरबन में टाइगर्स वगैरह देखने आते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। तो उसी तरह अगर हम ग्रीस जाएं तो ग्रीस कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्रीस की जो वाइल्ड लाइफ है वो सबसे ज़्यादा रिच है, ताकि यहाँ पे आपको तकरीबन 116 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 18 स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस, 59 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स और तकरीबन 240 तरह के बर्ड्स वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे। यानी अगर आप यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। आप कुछ पूछना चाहती हैं मासूमा? जी, यहाँ पे कुछ एनिमल्स, कुछ वहाँ की कुछ खास चीज़ें एनिमल्स में होती हैं? जी होती हैं। काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट होते हैं, यानी ख़त्म होने वाली होती है उनकी स्पीशीज़। जैसे कि उसमें से एक है लॉगरहेड टर्टल्स और मॉन्क सील्स। ये दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप ग्रीक के वाटर्स को देखें तो आपको यहाँ पे शायद, अगर आप लकी हैं तो आपको वाइल्ड डॉल्फिन भी देखने मिल सकती है। याद रहेगा? जी। अच्छा बॉयज़, आप हमें ये बताइए, आप कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट। वेरी गुड। अमीर, आप बताइए। क्रिकेट। आपको भी क्रिकेट पसंद है? यस। ओके। एंड मूसा? फुटबॉल। व्हाट अबाउट यू जवाद? फुटबॉल। अच्छा, और आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग ग्रीस में रहते हैं इन्हें क्या खेलना पसंद होगा? यहाँ का नेशनल स्पोर्ट क्या होगा? आप जानते हैं असगर? फुटबॉल। राइट, यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। सिद्दीका ताहिरा, आप रिपीट कर सकती हैं कि यहाँ का नेशनल स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल। वेरी गुड। अच्छा, आप हमें ये बताइए किड्स कि हम ना पूरा ईयर एक पर्टिकुलर डे का इंतज़ार करते हैं, खासकर बच्चे सेलिब्रेट करने के लिए। वो क्या होता है? बताइए मेहदिया। बर्थडेज। वेरी गुड। हम तमाम बर्थडेज के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। हम नए कपड़े खरीदते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या खाएंगे, हमारी मम्मा आज हमारे लिए क्या बनाएगी, और हमारे घर में इस पर्टिकुलर डे पे जश्न का माहौल होता है, राइट?
लेकिन आपको पता है ग्रीस में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होते, वो लोग सेलिब्रेट ही नहीं करते बर्थडे, वो मानते ही नहीं बर्थडे सेलिब्रेशंस। क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? वेरी गुड क्वेश्चन। ताकि ये लोग कुछ और सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे किसी का तो हम और क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं? थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप लोग सोचे तो शायद जवाब दे पाएँ। बर्थडे से रिलेटेड है। हाँ, हमारे बर्थडे से रिलेटेड है। हमारी बर्थ के बाद जो चीज़ हमारी पहचान बनती है, ये वो चीज़ है, ये वो दिन है। वो क्या होता है? हमारी पहचान क्या होती है? मैं आपको किस तरह पहचानूंगी? मैं आपको किस तरह पहचानूंगी? बताइए मासूमा। नाम। नाम से। ग्रीस में यहाँ पर लोग नेम डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी जिस दिन आपका नाम रखा गया उस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, ना कि जिस दिन आप पैदा हुए थे। इंटरेस्टिंग? यस सो ये आप तमाम को याद रहेगा। यस। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों के भी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।